हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे इन्फानाइट सीरीज़ को, और इन्फानाइट सीरीज़ में हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि बताते हैं कि कोई सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और ऐसे में मैं आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स पहले ही बता चुका हूँ। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट करवाया था वो था रेशो टेस्ट। ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला था कि an/an+1 निकालना है आपने, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करना है, और आपने इसको 1 के साथ कंपेयर करना है। ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी और लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने कब बोला था, अगर आपने an/an+1 निकाला होगा तो, अगर आपने an+1/an निकाला है तो वो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है कंडीशन, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बोला था कि अगर वो वाला टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब जो रेशो टेस्ट है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करके देखते हैं। और अगर मान लो कंपैरिजन टेस्ट भी जो है वो भी अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे, तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इसके आगे और भी टेस्ट्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करके सीरीज़ का पता लगा सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आज हम उन्हीं टेस्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये टेस्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आता है रेशो टेस्ट के फेल होने के बाद अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो होता है राबेस टेस्ट। ठीक है, ये हमको बताता है अगर रेशो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद हमको ये बताएगा कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और अगर ये राबेस टेस्ट जो ये भी फेल हो जाता है तो इसके बाद हमको डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट जो है ये हमको बताता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो मतलब रेशो टेस्ट फेल हो गया तो हमने राबेस टेस्ट लगाना है, और अगर ये वाला टेस्ट भी फेल हो गया तो हमने फिर डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट ये हमने लगाना है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम राबेस टेस्ट को देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो रेशो टेस्ट है उसमें हमने an/an+1 तो निकाला होगा। तो राबेस टेस्ट में हमने क्या करना है, लेट समीशन an बी दी पॉजिटिव टर्म सीरीज, एंड हमने इसमें क्या करना है, an/an+1 हमने निकाला होगा, इसमें हमने -1 करना है। ठीक है, रेशो में हमने -1 किया और इनटू में हमने n कर दिया, होल इनटू n कर दिया ना हमने, एंड हमने लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है। फिर वही सिमिलर हम करेंगे कि इसकी जो लिमिट आई होगी इसको हम सिमिलरली वैसे ही कंपेयर करेंगे। ग्रेटर देन l के लिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्ज करेगी, एंड लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करेगी, एंड टेस्ट फेल हो जाएगा अगर l = 1 आ जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने आपको रेशो टेस्ट करवाया था वहाँ पर मैंने आपको an/an+1 बताया हुआ था, क्योंकि आपको फिर ये वाली वैल्यूज़ याद रखने में आसानी होगी। ये वाली जो सीरीज़ है ये ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी और लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। an/an+1 -1 इंटू आपने n करना है, और फिर आपने लिमिट n टू इन्फिनिटी करनी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, an/an+1 आपने रेशो टेस्ट में निकाला होगा, इसमें आपने -1 करना है और इंटू n करना है। जस्ट बस आपने इतना ही करना है, बाकी सारा काम आपने रेशो टेस्ट जैसे ही करना है। अगर आपने अब तक रेशो टेस्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर रेशो टेस्ट की वीडियो को देख लीजिए। अब अगर ये राबेस टेस्ट जो है ये भी फेल हो जाता है तो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट। तो दोनों की जो कंडीशंस हैं वो सेम ही रहती हैं कि ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्ज करती है और लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करती है। सॉरी, मैं यहाँ पर -1 लगाना भूल चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर -1 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट में है क्या। तो यहाँ पर क्या है कि अगर राबेस टेस्ट जो वो भी फेल हो जाता है तो उसके बाद हम डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट जो इसको अप्लाई करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने an/an+1 -1 इंटू n ये हमने राबेस टेस्ट में हमने निकाल लिया होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें फिर से -1 करना है। ठीक है, इस पूरे में हमने -1 करना है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिखा। इसमें हमने सबसे पहले -1 किया और इंटू में हमने फिर log n करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, an/an+1 में -1 कर रहे थे और फिर इंटू में हम n कर रहे थे। यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, इस पूरे के साथ हमने -1 करना है और बाहर हमने मल्टीप्लाई कर देना है log n को। ठीक है, तो ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन एंड वर्टरैन टेस्ट। और बाकी जो हमने फिर से वही करना है, लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है और इसकी लिमिट को कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर देन 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तो ये कन्वर्ज करेगा और लेस देन 1 आएगी तो ये डाइवर्ज करेगा, एंड रिजल्ट इज इनकन्क्लूसिव फॉर l = 1। मतलब ये वाला टेस्ट भी फिर फेल हो जाएगा। वैसे अगर जो आपके पास क्वेश्चन होंगे उनमें जो सोल्यूशन है वो आपके पास राबेस टेस्ट या डी मॉर्गन टेस्ट से निकल ही जाता है। तो यहाँ पर अब आपको डी मॉर्गन टेस्ट इसके बारे में पता चल चुका होगा। क्या करना है हमने कि जो हमारे पास राबेस टेस्ट होगा उसके बाद हमने उसमें -1 करना है और इंटू में हमने log n करना है। जस्ट बस हमने इतना ही करना है। तो अब आप लोगों को ये टेस्ट समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ दोनों का एक एक। तो अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में, समीशन n⁴² इंटू x⁻n/2n⁴, और मेरे को बोला गया कि जो x है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन करना है, तो इसको हम रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई टेस्ट लगाना ईजी नहीं होगा, रेशो टेस्ट ईजी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन, लेट द गिवन सीरीज इज समीशन an वेयर an इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास an की वैल्यू आ जाएगी। तो an इज इक्वल टू
एन फैक्टोरियल एक्स रेस पावर एन अपॉन 2 एन फैक्टोरियल जो है ए एन की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने ए एन प्लस वन लिखना है क्योंकि मैंने रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। तो ए एन प्लस वन के लिए हम क्या करते हैं, एन की जगह सिंपली एन प्लस वन रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्केयर, ठीक है, एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्केयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अब एक्स रेस पावर एन प्लस वन बन जाएगा और नीचे एन की जगह जब आप एन प्लस वन भरोगे तो ये 2n प्लस टू बन जाएगा। तो यहाँ पर 2n प्लस टू फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ए एन और ए एन प्लस वन की मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब मैंने ए एन अपॉन ए एन प्लस वन किया हुआ है विच इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके ही लिख दिया है। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे पास था एन फैक्टोरियल का स्केयर, उसको मैंने एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल लिख दिया है और यहाँ पर एक्स रेस पावर एन रखा है और नीचे 2n फैक्टोरियल जो उसको मैंने वैसे ही रखा। एंड इंटू में जो ये ए एन प्लस वन है ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ऊपर को चला जाएगा, यहाँ पे ये जो 2n प्लस टू फैक्टोरियल है। तो इस फैक्टोरियल को मैंने खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम करते हैं ना एन फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सो ऑन, ये 2 इंटू वन तक जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस वन। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर एक एक टर्म जो है वो कम करते जानी है। तो पहले यहाँ पे 2n प्लस टू है तो नेक्स्ट इससे जो कम होगी वो क्या होगी 2n प्लस वन होगी और इससे कम जो होगी वो 2n होगी। और मैंने यहाँ पे देखा कि जो नीचे है वो यहाँ पर 2n फैक्टोरियल आ रहा है तो ऊपर भी 2n फैक्टोरियल होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 2n फैक्टोरियल तक ही मैंने इसको खोला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इस जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे मैंने इसी को ही यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और अपॉन में इस स्केयर को मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था कि फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा था। फिर मैंने इस n प्लस वन फैक्टोरियल को खोल दिया है, कहाँ तक खोला है n फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी n फैक्टोरियल था। तो सबसे पहले जो ये n प्लस वन फैक्टोरियल था मैंने इसको खोला n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे स्केयर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे जो एक्स रेस पावर n प्लस वन था इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स रेस्ड पावर n एंड इंटू एक्स, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हो ताकि ये कट जाएँ एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे ये n के साथ ये n कट जाएगा, इस n के साथ ये वाला n कट जाएगा एंड 2n फैक्टोरियल के साथ 2n फैक्टोरियल कट जाएगा एंड एक्स रेस पावर n के साथ एक्स रेस पावर n कट जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 1 2 3 4 और ये 5 टर्म बच रही हैं। तो मैंने यहाँ पर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ये लिखा हुआ है 2n प्लस टू 2n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू जो x था ये मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया हुआ है इस फर्स्ट वाली टर्म से, n प्लस वन 2n प्लस वन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n प्लस वन इंटू एक्स जो वैसे आ गया। अब इस n प्लस वन के साथ ये n प्लस वन जो कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और नीचे जो एक्स था वो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अभी तक मैं सिर्फ रेशो टेस्ट को ही अप्लाई कर रहा हूँ और रेशो टेस्ट में अब मैंने क्या करना है, इस रेशो की लिमिट को n टेंड टू इन्फिनिटी करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है कि n को मैंने कॉमन लिया ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पर आ जाएगा n, जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वन अपॉन n आ जाएगा, 2 प्लस वन अपॉन एन आ जाएगा। नीचे से लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। तो अब इस n के साथ ये n कट जाएगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा। तो जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी 1 अपॉन एन, जो ये जीरो को अप्रोच करेगा ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू टू प्लस जीरो 1 प्लस जीरो इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू टू 4 और नीचे ये x ही आ जाएगा। तो 4 अपॉन एक्स जो है ये मेरे पास रेशो टेस्ट लगाकर मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो अब रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो लिमिट आ रही है ये ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है और लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज करती है। कन्वर्जेस फॉर ये जो लिमिट आई है अगर ये ग्रेटर देन 1 होगी, विच इंप्लाइज अगर x की जो वैल्यू अगर वो लेस देन 4 हुई तो सीरीज जो कन्वर्ज करेगी एंड दिस वैल्यू डाइवर्जेस फॉर 4 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। सीरीज जो वो डाइवर्ज करेगी अगर इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 आती है, 4 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, विच इंप्लाइज अगर x की जो वैल्यू है अगर वो 4 से बड़ी हुई तो ये सीरीज जो डाइवर्ज करेगी। एंड अगर यही जो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये जो लिमिट आई हुई थी अगर यही 1 के इक्वल आ जाती है तो मैंने बोला था टेस्ट जो वो फेल हो जाता है या रिजल्ट जो इनकन्क्लूसिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो 4 अपॉन एक्स अगर ये 1 के इक्वल आ गया विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, देन रेशो टेस्ट फेल्स, ठीक है। यहाँ पे रेशो टेस्ट जो फेल हो रहा है। तो अब मैं लगाऊंगा आगे रावेस टेस्ट एंड डी मॉर्गन्स एंड वर्ट्रैंड टेस्ट। तो अब मैं उनको अप्लाई करके देखता हूँ। तो अब x इजिकल टू 4 पर ये टेस्ट जो फेल हो रहा है और मैंने आपको बोला था कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो x इजिकल टू 4 की जो वैल्यू है अगर आप वो an में भरकर अगर उसका जो सोल्यूशन अगर वो निकल सकता है तो आपने वहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर देखो जो x इजिकल टू 4 था, अगर मैं इस वैल्यू को अगर an में भरता
तो ए एन मेरे पास ये था ना, तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू का अगर मैं 4 भरता तो यहाँ पर 4 रेज पावर एन हो जाना था। फिर से मेरे को मतलब इसकी जो सोल्यूशन था उसको करने में डिफिकल्टी होनी थी, क्योंकि उसके बाद भी यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना मुश्किल हो जाना था। कंपैरिजन टेस्ट इनफैक्ट यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होना था। तो यहाँ पर फिर इसके बाद अगर कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है तो उसके बाद हम राबेस टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो राबेस टेस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग मैंने अभी यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले हमने x इजिकल टू 4 पर चेक करना है। तो x इजिकल टू 4 पर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, हमने वो देखनी है। तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की जो वैल्यू थी वो मेरे पास ये बन रही थी ना, एन 2 इंटू 2n+1 अपॉन n+1 इंटू एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू बन रही थी। इसी वैल्यू में मैं x की वैल्यू को 4 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गए ए एन अपॉन ए एन प्लस वन विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2n+1 अपॉन 4n+1। एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 4 भर दिया। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 2n+1 अपॉन n+1 ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने इस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में से मैंने -1 करना था और इंटू में मैंने फिर n करना है। यही है ना राबेस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब मैं यहाँ पर -1 कर रहा हूँ, तो इसमें से मैंने -1 किया। अब मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम 2 इंटू n+1 ही आ जाएगा, ऊपर 2n+1 आ जाएगा और माइनस में ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैंने 2n+2 लिख दिया यहाँ पे माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 माइनस 2n -2 अपॉन 2 इंटू n+1। अब इस पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये 0 बन जाएगा एंड ये -2 + 1 जो है ये -1 बन जाएगा विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू n+1। ठीक है, अब मैंने सिर्फ यहाँ पर रेशो में से -1 किया हुआ है। अब मैंने इसमें इंटू n भी तो करना है राबेस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैंने इंटू में n कर दिया। ठीक है तो अब मैंने यहाँ पर इंटू में n किया, तो मेरे पास बन जाएगा -n/2 इंटू n+1। ठीक है, अब मैं यहाँ से n को कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर लिमिट एंड टू इन्फिनिटी करना है। तो यहाँ पर मैंने n को कॉमन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 + 1/n बन जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 + 1/n बन जाएगा। n के साथ n जो कट हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है यही बचेगी 1/2 इंटू 1 + 1/n। अब मैं जब लिमिट एंड टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन -1 करूँगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा राबेस टेस्ट के अकॉर्डिंग था। अब मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जब मैं इसकी लिमिट एंड टू इन्फिनिटी करूँगा तो सिर्फ ये जो है ये 0 बन जाएगा और बाकी 1/2 इंटू 1 ये 1/2 ही बन जाएगा, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर ये -1/2 बन जाएगा विच इज़ लेस देन 1। और अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स का देखना था, तो अगर आप यहाँ पर मोड लगा देते तो भी ये मोड से बाहर आकर ये पॉजिटिव 1/2 ही बचना था ना, लेकिन वो भी लेस देन 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव 1/2 होगा तो वो भी लेस देन 1 ही तो आ रहा है। तो मतलब लेस देन 1 के लिए मैंने क्या बोला था, अगर लिमिट लेस देन 1 आ जाती है तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। तो अकॉर्डिंग टू राबेस टेस्ट जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है व्हेन x इजिकल टू 4। ठीक है, मतलब एट x इजिकल टू 4 सीरीज डाइवर्जेस। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कन्वर्जेस ओनली फॉर व्हेन x इज लेस देन 4 एंड डाइवर्जेस फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस सीरीज़ का जो सोल्यूशन था हमने वो कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ राबेस टेस्ट ही अप्लाई किया है। अब हो सकता है किसी टेस्ट में यहाँ पर ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाए, हो सकता है यहाँ पर लिमिट फिर से 1 ही आ जाए, तो ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा। तो उसके आगे हम लगाएंगे फिर डी मॉर्गन्स एंड वर्ट्रैंड टेस्ट। तो अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी लेता हूँ जिसमें वो वाला टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मेरे पास सीरीज़ दी हुई है और मेरे को इसकी कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस के चेक करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर मैंने ए एन और ए एन प्लस वन यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप यहाँ पर खुद ही रेशो टेस्ट, राबेस टेस्ट या डी मॉर्गन टेस्ट को अप्लाई करके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो सीरीज़ थी वो मेरे पास ये थी, ए एन की वैल्यू मैंने लिखी हुई है और यहाँ पर आप देख ही लीजिए कि ए एन को हमने किस तरह से चूज़ किया हुआ है। तो ऊपर देखोगे आप, फर्स्ट टर्म थी 1, सेकंड 1 इंटू 3 आ रही थी, थर्ड में 1 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा था। तो ऐसे ही अगर हम सो ऑन करते जाते तो यहाँ पर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन ये कहाँ तक जानी थी, ओड तक जानी थी। और ओड में हम क्या करते हैं 2n-1 करते हैं। ठीक है, ओड में हम 2n-1 करते हैं, तो मैंने वही किया हुआ है 2n-1। और यहाँ पर आपने ये डायरेक्ट नहीं करना है, आप यहाँ पर a + n-1d वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट करने का पता नहीं चलता है तो आप ऊपर इसको इस तरह से बना सकते हो। नीचे कैसे बन जाएगा, देखो नीचे 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6 इस तरह से बन रहा है ये। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन ये बनता जाएगा। और नीचे जो है ये इवन आ रहा है, तो इवन को जनरली हम 2n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ये 2n आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर ये 0 से डिनोमिनेटर शुरू हो रहा होता तो वैसे ये डायरेक्ट 1/0 इस तरह से होना तो नहीं था। अगर फिर भी मान लो कि अगर ये 0 से शुरू हो रहा था तो यहाँ पर 2n-2 करके हमने चलना था। ठीक है, यहाँ पे 2n-2 करके हमने चलना था। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये इन टर्म्स पर ही डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या चूज़ करना है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पे 2n आ जाएगा, तो ये an की वैल्यू आ जाएगी।
तो ए एन प्लस वन की वैल्यू में मैंने क्या किया है, एन की जगह सिंपली एन प्लस वन भरना है। बट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर डायरेक्ट एन की जगह एन प्लस वन नहीं भरना है, क्योंकि ये जो सीरीज़ थी ये किस तरह से चली हुई थी कि जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ही देखो कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म जो थी वो भी मल्टीप्लाई हो रही थी, फर्स्ट टर्म इंटू आगे का जो फैक्टर था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सेकंड टर्म बन रही थी। तो ऐसे में ये जो ए एन की वैल्यू ये है, तो इसके नेक्स्ट टर्म जो होगी ए एन प्लस वन, उसकी वैल्यू में ये ए एन वाला फैक्टर भी तो पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट एन को पुट नहीं करना है, पहले आपने यहाँ एन तक की वैल्यू को लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पुट किया एन की जगह एन प्लस वन को, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर ए एन और ए एन प्लस वन की वैल्यू को लिख दिया था ताकि आपको समझा भी सकूँ। तो अब आपको ए एन और ए एन प्लस वन की वैल्यू के बारे में पता चल चुका होगा। अब आप यहाँ पर इन तीनों टेस्ट को, रेशो टेस्ट को और आबेस टेस्ट को और डी मॉर्गन एंड वर्ट्रेन टेस्ट को आप अप्लाई करके देखना। तो इसकी जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें मेरे पास ये सीरीज़ दी हुई है और इस सीरीज़ की मैंने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो सीरीज़ है उसको मैंने समीशन ए एन मान लिया है। अब मैं ए एन की वैल्यू को लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म थी 1 और सेकंड टर्म थी 2 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर और नेक्स्ट थी 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टर जो थे ये आगे आगे मल्टीप्लाई होते जा रहे थे जैसे मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1 जो है ये एक अकेला अलग तरह से ये दिख रहा है, तो मैंने इस 1 को निगलेक्ट कर दिया और बाकी की इस सीरीज़ को मैंने लिया हुआ है। तो ऐसा हम जनरली कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस 1 को निगलेक्ट कर देंगे और हम सिर्फ इस सीरीज़ को ही कंसिडर करेंगे। तो इसलिए ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, या 2 स्क्वायर से हम शुरू करेंगे। तो 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू सो ऑन, ये चलता जाएगा और ऊपर जो है वो इवन वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, 2n स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में सिमिलरली 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू सो ऑन, यहाँ पर फिर से ओड आ गई तो यहाँ पर 2n प्लस 1 आएगा। देखो इस बार मैं प्लस 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 3 से शुरू हुआ है, इस बार ये 1 से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पर ये 3 से शुरू हुआ है। अगर आप जनरली a प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे 2n प्लस 1 ही आएगा, 2n प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये 3 ही बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 2n प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये n की वैल्यू हमने लिख दी। यहाँ पर आप गलती मत करना, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब an प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आगे आगे जो फैक्टर ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर an तक तो ये आएगा ही आएगा। अब an प्लस 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक और फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो होगा सिंपली यहाँ पर हमने n की जगह n प्लस 1 को रिप्लेस कर देना है और ये an वाला हमने साथ में ही रखना था। तो यहाँ तक ये जो है an आ गया और ये आगे an प्लस 1 की जो फैक्टर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होना था उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये an प्लस 1 पूरी की पूरी टर्म बन गई और ये an बन गया। तो अब मैंने सिंपली यहाँ पर इनकी रेशो निकालनी है an अपॉन an प्लस 1। तो an ये और an प्लस 1 ये, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ही हमको पता है कि मैंने अभी आपको बोला कि ये an वाला ही फैक्टर आ रहा है यहाँ तक, तो ये इसके साथ ये कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा। और देखो यहाँ पे an प्लस 1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ बचेगी और ये उल्टी हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये जो an प्लस 1 था ये डिनोमिनेटर में था ना, तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे उल्टा करके लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2n प्लस 2 स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास रेशो की वैल्यू आ रही है ना। अब मैंने यहाँ पर लिमिट एन टू इन्फिनिटी भी करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से n को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन n होल स्क्वायर अपॉन n 2 प्लस 2 अपॉन n होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर n के साथ n जो कट जाएगा, तो मेरे पास an अपॉन n प्लस 1 की वैल्यू ये आ रही है। अब मैंने लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 किया, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा और नीचे भी 2 प्लस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये 2 अपॉन सॉरी यहाँ पर ये 4 बन जाएगा, 4 अपॉन ये 4 विच इज़ इक्वल टू ये 1 ही बन जाएगा। तो अब ये जो है लिमिट मेरे पास 1 के इक्वल आ रही है, विच इम्प्लाइज रेशो टेस्ट फेल्स, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रेशो टेस्ट को ही अप्लाई किया हुआ है, रेशो टेस्ट फेल्स। अब इसके बाद हमने क्या करना था, अब हमने राबिस टेस्ट की तरफ जाना है। तो राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, an अपॉन an प्लस 1 में आपने -1 करना है। ठीक है, an अपॉन an प्लस 1 में आपने -1 करना है, सो दैट इज इक्वल टू an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर थी, an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ है और यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें -1 करूँगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर 2n+2 रेज पावर 2, ये मेरे पास इनका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2n+3 स्क्वायर माइनस ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n+2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ an/n+1 -1 किया हुआ है। अब मैं थोड़ा इसको सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाता हूँ a+b का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n² प्लस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12n माइनस। अब यहाँ पर माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, तो हर एक टर्म के साथ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n² एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 हो जाता है यहाँ पे, एंड माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8 के इक्वल, एंड यहाँ पर हो जाएगा -8n, तो यहाँ पर बन जाएगा -8n। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये 2n+2 होल स्क्वायर जो ये ऐसे ही रहा। अब इस 4n पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर अब मेरे पास जो सिंप्लीफाई करके बचेगा वो होगा यहाँ पे -8n एंड 12n है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस, अब 9 में से जो है 4 जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, और अपॉन में आ जाएगा 2n+2 होल स्क्वायर। तो अब ये an/n+1 -1 की वैल्यू आई हुई है। अब मैं यहाँ पर an/n+1 -1 इसकी वैल्यू आई हुई थी ना मेरे पास ये। अब मैं यहाँ पर साथ में n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जब मैं n को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर n जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ से n² को कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4 + 5/n, एंड नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 + 2/n होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी an/n+1 -1 इंटू n इसकी वैल्यू। अब मैंने लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है सेम वैल्यू का, तो लिमिट n टू इन्फिनिटी n इंटू an/n+1 -1 दैट इज इक्वल टू, तो अब ये 5/n जो ये 0 को अप्रोच करेगा, और 2/n जो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ऊपर बन रहा है मेरे पास 4, और नीचे 2 का स्क्वायर जो वो भी 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर फिर से 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब ये फिर से 1 के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज ये वाला टेस्ट भी फेल हो गया, यानी कि जो रावेस टेस्ट है दैट ऑल्सो फेल्स। अब हमने इसके आगे कौन सा टेस्ट लगाना था, डी मॉर्गन्स एंड वर्ट्रैंड टेस्ट जो था, हमने उसको अप्लाई करना था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास ये जो टर्म आई हुई थी n इंटू an/n+1 -1, इसमें भी आपने -1 को करना है और इंटू log n कर देना है। तो इस टर्म में मैं -1 को करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर ये an/n+1 -1 इंटू n जो थी इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने इसी वैल्यू में से -1 करना था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा n+1 -1, मैंने इसमें -1 करना है, दैट इज इक्वल टू 2n+2 होल स्क्वायर 4n² प्लस 5n -1, मैंने ये करना है ना अभी, तो विच इज़ इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2n+2 स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4n² प्लस 5n एंड माइनस। अब देखो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर आ जाएगी नहीं, ये जो इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है, और इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो ये माइनस जो है हर एक टर्म जो है माइनस की बन जाएगी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले a+b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n² -4 -8n। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर -8n है और यहाँ पे 5n है, यानी कि माइनस का मेरे पास आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस का 3n एंड -4/2n +2 होल स्क्वायर, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर इसमें मैंने -1 किया तो इसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने इस पूरे में log n को मैंने मल्टीप्लाई भी करना है, विच इम्प्लाइज, अब मैंने कहूँ कि n इंटू an/an+1 -1 में मैंने log n को मैंने मल्टीप्लाई करना है, विच इम्प्लाइज इसकी वैल्यू जो थी ये जो थी इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। अब मैंने इसमें log n को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3n + 4/2n+2 होल स्क्वायर इंटू log n। तो अब मैंने यहाँ पर इसके लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है ना यहाँ पे, तो अब लिमिट n टू इन्फिनिटी करने से पहले मैं फिर से यहाँ पर n को कॉमन ले सकता हूँ, तो n को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, जब मैं यहाँ ऊपर से n को कॉमन लूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ
माइनस का साइन मैंने यहाँ पर रखा, n इंटू 3 प्लस 4/n बन जाएगा ये, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 2 प्लस 2/n होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर log n भी था और ऊपर से मैंने n को कॉमन लिया था, तो यहाँ पर log n/n भी तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में log n/n। तो अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई इस पूरे की। अब मैंने यहाँ पर लिमिट n टू इन्फिनिटी करना है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू an/an प्लस 1 -1 इंटू log n, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करना है, विच इज़ इक्वल टू, ये जीरो का अप्रोच करेगा, ये जीरो का अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर इस n के साथ तो ये n कट ही गया था, तो यहाँ पर 3/2 का स्केयर यानी कि 4 जो है वो मेरे पास बच रहा है। बट यहाँ पे log n ये इन्फिनिटी को टेंड करता है और n जो है ये भी इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ रही है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और यहाँ पर अभी हम एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर वैसे कॉमन सी सेंस है कि यहाँ पर ये जो log n है, अगर आप इनके ग्राफ को जानते होंगे तो यहाँ पर जो log n है और जो n है, n जो है ये बड़ी फास्टली ये इंक्रीज़ करता जाता है, और जो log n है ये धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। तो जो n है ना ये बड़ी फास्ट इंक्रीज़ होता है, तो ये अल्टीमेटली ये इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो ये मतलब फिर से ये जीरो को ही अप्रोच कर जाएगा। तो ये वैसे ये जीरो को अप्रोच करता है, बट आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर अभी मैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये log n को डिफरेंशिएट करूंगा, ये 1/n आ जाएगा, और n को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो 1/n जो है वो जीरो को ही अप्रोच करता है, तो ये वाली जो टर्म है जीरो ही बन जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को मतलब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 0, क्योंकि ये जीरो का अप्रोच कर रहा था। और यहाँ पर याद रखना यहाँ पर माइनस भी है जो साइन साथ में चला हुआ है, ये वाला माइनस का साइन, और अपोन में आ जाएगा 2 + 0 होल स्क्वायर। एंड ये वाली जो टर्म थी ये जीरो को अप्रोच कर रही थी, इंटू जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटू में ही जीरो आ गया, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड वी नो दैट जीरो इज लेस देन 1, क्योंकि हमने इसको 1 के साथ ही कंपेयर करना था ना। तो जो लिमिट है ये लेस देन 1 आ गई है, और लेस देन 1 के लिए क्या होता है, सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है, विच इम्प्लाइज समीशन an डाइवर्जेस बाय, ये कौन सा हमने टेस्ट लगाया यहाँ पे, डाइवर्जेस बाय डी मॉर्गन्स एंड वर्ट्रैंड टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। आई होप अब आप लोगों को ये दोनों टेस्ट जो है ये समझ में आ चुके होंगे, और किस तरह से आपने इनको अप्लाई करते जाना है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये जो टेस्टर्स हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये लेंथी हो रही है, सो आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट जो ये क्लियर हो चुका होगा, तो आप इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट रह जाता तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।